नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की इतनी गहरी सांस्कृतिक और दार्शनिक जड़ें आखिर कहाँ से शुरू हुई? चलिए, आज हम सब मिलकर समय में 1000 साल से भी ज्यादा पीछे चलते हैं, उस वैदिक काल में जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। तो सवाल वही है कि आखिर प्राचीन भारत की नींव रखी कैसे गई। देखिए, इसका जवाब छिपा है ज्ञान के एक बहुत बड़े खजाने में, मतलब दुनिया के कुछ सबसे पुराने ग्रंथों में, जो हमें उस दौर की जिंदगी और सोच की एक कमाल की झलक देते हैं। चलिए, यहीं से समझना शुरू करते हैं। इस पूरे युग का नाम ही वेद शब्द से आता है। और वेद का मतलब क्या है? इसका मूल संस्कृत शब्द है विद, जिसका मतलब होता है जानना। तो वेद का मतलब हुआ ज्ञान। इससे एक बात तो साफ है कि इस समय को समझने का हमारा मेन सोर्स यही वेद हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसी ज्ञान की नींव यानी वेदों की ही बात करते हैं। आखिर ये हैं क्या और ये हमें किस समय में ले जाते हैं? तो देखिए, ये वैदिक काल कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं था। ये लगभग 1000 साल तक चला, करीब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अब इसे आसानी से समझने के लिए इतिहासकार इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अच्छा, तो ज्ञान का ये जो पूरा ढांचा है वो इन 4 मुख्य ग्रंथों पर टिका है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की तारीफ में लिखे गए भजन हैं। फिर आता है सामवेद, जहां उन्हीं भजनों को सुर और ताल दे दिया गया है ताकि उन्हें यज्ञों के समय गाया जा सके। इसके बाद है यजुर्वेद, जो एक तरह से यज्ञ करने की पूरी गाइड बुक है। और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, जैसे बीमारियों से कैसे बचें, खुश कैसे रहें, इसके लिए मंत्र दिए गए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये 4 वेद तो बस एक शुरुआत थे। समय के साथ साथ इन पर आधारित एक बहुत बड़ा लिटरेचर तैयार हुआ, जिसने इन मूल बातों को और समझाया और आगे बढ़ाया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये साहित्य कई परतों में बना। सबसे अंदरूनी परत है संहिता, जो हर वेद का ओरिजिनल कलेक्शन है, यानी मंत्र और भजन। फिर आई ब्राह्मण ग्रंथ, जो इन मंत्रों और यज्ञों का मतलब समझाती थीं, एक तरह से कॉमेंट्री। इसके बाद आए आरण्यक, जिन्हें जंगल की किताबें भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें जंगलों में रहने वाले ऋषियों ने लिखा था। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जहां फोकस पूरी तरह से कर्मकांड से हटकर जिंदगी के गहरे सवालों पर चला गया। तो ठीक है, ग्रंथों की बात तो हो गई, लेकिन इनमें किस तरह की दुनिया के बारे में बताया गया है? वैदिक काल में लोगों की रोज की जिंदगी आखिर थी कैसी? चलिए, अब जरा उनके समाज पर नजर डालते हैं। देखिए, वैदिक समाज की जो नींव थी वो था परिवार, जिसे कुल कहा जाता था। ये समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम इकाई थी। सबकी पहचान, सबका स्टेटस, सब कुछ परिवार से ही जुड़ा था। जाहिर है, ये परिवार अकेले नहीं रहते थे। कई सारे परिवार मिलके एक ग्राम बनाते थे। फिर कई गांव मिलके एक विश यानी कबीला बनाते थे, और कई कबीलों को मिलाकर बनता था एक जन, जो उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट होती थी। तो जैसे जैसे समाज और कॉम्प्लेक्स होता गया, खासकर उत्तर वैदिक काल में, एक नया सोशल स्ट्रक्चर उभरकर सामने आया, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें हुआ ये कि समाज को आप कह सकते हैं कि उनके काम के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया। ब्राह्मण, जो पुजारी और विद्वान थे; क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा; वैश्य, जो किसान, व्यापारी और कारीगर थे; और शूद्र, जो श्रमिक और सेवा प्रदाता थे। अब समाज से आगे बढ़कर बात करते हैं उस युग के दिल की, यानी उनके विश्वास और उनकी फिलॉसफी की। समय के साथ उनकी धार्मिक सोच में कैसे कैसे बदलाव आए, यहां एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, शुरू के वैदिक काल में लोग नेचर की ताकतों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र यानी बारिश के देवता, और अग्नि यानी आग के देवता, और उनके यज्ञ भी काफी सीधे साधे होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता जैसे नए देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, और यज्ञ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़े हो गए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उपनिषदों के साथ ध्यान बाहरी पूजा पाठ से हटकर अंदर की ओर, मतलब आत्मचिंतन की तरफ चला गया। अब सवाल ये नहीं था कि यज्ञ कैसे किया जाए, सवाल ये था कि इस ब्रह्मांड का सच क्या है, आत्मा क्या है। और इसी फिलोसॉफिकल खोज से 2 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स निकल कर आए। पहला है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी, वो एक यूनिवर्सल चेतना जिस पर सब कुछ टिका है।
और दूसरा कॉन्सेप्ट है आत्मन। आत्मन यानी हर इंसान के अंदर मौजूद उसकी अपनी आत्मा, उसकी व्यक्तिगत चेतना, हमारा असली स्व। और बस यहीं हम उस दौर की सबसे गहरी, सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल खोज तक पहुंचते हैं। वो खोज थी ये एहसास कि आत्मन और ब्रह्म अलग नहीं है। मतलब ये विचार कि व्यक्तिगत आत्मा और ये जो सार्वभौमिक चेतना है वो असल में एक ही चीज है। यही सोच आगे चलकर पूरे भारतीय दर्शन का एक केंद्रीय स्तंभ बन गई। तो हम इस पुराने समय के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए इसके उस असर को समझते हैं जो आज भी मौजूद है। शायद इस दौर की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है धर्म का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये सिर्फ मजहब या रिलीजन नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये कॉस्मिक लॉ है जिसमें हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार और सही तरीके से जीने का रास्ता सब कुछ शामिल है। ये एक ऐसा आइडिया है जो आज भी भारतीय सोच के केंद्र में है। और हाँ, वैदिक काल की इसी संस्कृति, इन्हीं मूल्यों और फिलॉसफी ने भारत के दो सबसे महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत के लिए जमीन तैयार की। इन महाकाव्यों में हमें वैदिक विचार ही कहानियों के रूप में मिलते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं हमने क्या क्या देखा। वेद का मतलब है ज्ञान। समाज की बनावट परिवार यानी कुल से शुरू होकर जन तक जाती थी। धर्म प्रकृति की पूजा से शुरू होकर गहरी फिलॉसफी तक पहुंचा। और यज्ञ, वर्ण और धर्म जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स ने इसी दौर में आकार लिया। तो इस चर्चा के अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक यूनिवर्सल आत्मा यानी ब्रह्म और एक नैतिक व्यवस्था यानी धर्म, ये जो हजारों साल पुराने विचार हैं, ये आज भी हमारी दुनिया, हमारी सोच और हम खुद को कैसे देखते हैं, इस पर किस तरह असर डालते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।